रिवाज, आप इस लफ्ज से भली भांति वाकिफ होंगे क्योंकि बीते विधानसभा चुनाव जो थे, जो एक साल पहले हुए थे, उसमें इस रिवाज शब्द का जो प्रयोग है, वो धड़ाधड़ हुआ था। भाजपा का ये कहना था कि रिवाज बदलेगा और कांग्रेस का ये कहना था कि रिवाज नहीं बदलेगा। रिवाज की आड़ में था क्या? रिवाज की आड़ में ये था कि बीजेपी को ये लगता था कि हम सत्ता में वापसी कर जाएंगे और जो 5 साल बाद सत्ता परिवर्तन का दौर आता है, वो दौर इस बार खत्म हो जाएगा, वो रिवाज इस बार खत्म हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस इस बात पर अड़ी हुई थी कि रिवाज हर हाल में बदलेगा, सत्ता परिवर्तन हर हाल में बदलेगा। यानी सियासत में रिवाज वैसा ही कायम रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाजपा सत्ता से हट गई और कांग्रेस सत्ता में आ गई, लेकिन एक रिवाज जरूर बदल गया और वो रिवाज था शीतकालीन सत्र का। ये रिवाज कायम रहा और इस बार भी मौजूदा सरकार का जो दूसरा शीतकालीन सत्र है, उसका आज आगाज धर्मशाला में हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात ये नजर आई कि इस रिवाज में इस बार वो गर्मजोशी नजर नहीं आ रही है जो पूर्व में चाहे कांग्रेस बीजेपी जिस मर्जी की सरकारें रही हों उसमें नजर आती थी। सबसे पहले जरा ये कुछ दृश्य देखिए। तो आप देख रहे हैं कि विधानसभा का जो भवन है तपोवन में, वहां पर सिर्फ आपको वही चेहरे नजर आ रहे हैं जिनकी सरकारी नियमों के तहत ड्यूटी लगी हुई है, यानी पुलिस के जवान। आपको यहाँ पर कुछ अफसर टाइप लोग भी नजर आ रहे होंगे, कुछ लोग ऐसे भी नजर आ रहे होंगे जो कि एक तरह से सिविल हालत में, जिसको हम कह सकते हैं, ये सीआईडी के जवान भी हो सकते हैं या कोई और आदमी भी हो सकते हैं। साथ में आपको कुछ ऐसे लोग भी सामान्य सी वेशभूषा में नजर आ रहे होंगे जो कि जिन्हें ये कहा जा सकता है या माना जा सकता है कि ये लोग यहाँ पर सरकार से मिलने के लिए आए होंगे, लेकिन हकीकत कुछ और है। ये जो लोग आप देख रहे हैं, ये वो कर्मचारी हैं जिन्हें विभिन्न विभागों से उठाकर चंद रोज के लिए यहाँ पर तैनात किया जाता है और विभिन्न जिम्मेदारियां जो हैं वो इन लोगों को दी जाती हैं। बाकायदा आपको कहीं कुछ नजर नहीं आएगा। जरा आप ये नजर घुमाइए कि यहाँ पर जो साथ में प्रवेश, जो द्वार के साथ में एक अंदर जाने के लिए जब आप विधानसभा में जाते हैं तो नियमों के मुताबिक आपका पास बनता है। तो एक दौर ये भी था कि यहाँ पर धक्का मुक्की हुआ करती थी। लोग पास बनवाने के लिए यहाँ पर लाइनों में खड़े रहते थे और कई बार तो लाइन 50-60 मीटर की होना एक मामूली सी बात हुआ करती थी। आज तो आपको 5-6 लोग भी शायद यहाँ पर नजर नहीं आ रहे होंगे या 50-60 लोग भी नजर नहीं आ रहे होंगे। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसे हालात बने तो क्यों बने। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। आज जिस मुद्दे पर मैं बात कर रहा हूँ उसकी झलक आपको पहले मिल ही गई होगी कि आखिर ऐसा ठंडापन क्यों। अक्सर जब खबरें छपती हैं तो ये कहा जाता है कि आज तपोवन तपेगा, आज तपोवन तपा, आज तपोवन दहका। लेकिन आज पहले ही दिन बिल्कुल एक ठंडक है हर तरफ, कोई गर्मजोशी नहीं है, सिवाय सरकारी अमले के कुछ नजर नहीं आ रहा। कहने को तो ये भी कहा जा सकता है कि जैसे हाल ही में संसद पर हमला हुआ था या फिर जिस तरह से अंदर एक तरह से उपद्रव हुआ था, उसके चलते कुछ सिक्योरिटी इंतजामात जो हैं वो ज़्यादा कर दिए होंगे, इसलिए लोग नहीं पहुंचे। तो आप थोड़ा सा ये सड़क का दृश्य भी देख लीजिए। ये सड़क खाली पड़ी हुई है और ये वही सड़क है जो धर्मशाला पालमपुर के बीच में जो मध्य स्थान है सिद्धबाड़ी, वहाँ से ये सड़क सीधे तपोवन के लिए आती है। आज ये सड़क भी सूनी है, आपको बैरिकेड्स भी मिलेंगे, आपको पुलिस के जवान भी दिख रहे होंगे, लेकिन आपको यहाँ पर आम पब्लिक नहीं दिख रही होगी। नहीं तो एक दौर ये हुआ करता था कि जिन लोगों के या जो गांव इसके साथ आगे लगते होते हैं उन लोगों के को भी रोक दिया जाता था और बाद में उन लोगों को एक स्पेशल परमिशन के तहत जाना भी पड़ता था या फिर कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी जाती थी कि उन लोगों की मूवमेंट रहे। लेकिन आज ना तो स्थानीय लोगों की मूवमेंट है, ना बाहर से आने वाले लोगों की कोई मूवमेंट जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये हालात बने क्यों, इस ठंडेपन की वजह क्या है। अगर शीतकालीन सत्र है तो ये ठंडे बस्ते में क्यों लगता नजर आ रहा है जनता की तरफ से। नहीं तो एक दौर ये भी हुआ करता था कि यहाँ पर कई ऐसे प्रतिनिधि मंडल मिलने आया करते थे जिनकी तादाद कई बार तो 500-700 लोगों की भी हुआ करती थी। 50-60 लोगों के प्रतिनिधि मंडल जो आते थे उनकी तो एक आंकड़ा ही अलग से नजर आ जाता था।
तो ऐसे में ये सवाल उठता है, क्या लोगों को सरकार के साथ कोई काम बकाया नहीं बचा है? क्या सरकार तमाम लोगों के जो काम है उन्हें घर में बैठे बैठे ही करवा दे रही है? किसी की कोई समस्या नहीं रही है? या फिर कहीं मुंह भंग की स्थिति जो है वो यहां पर पैदा हो चुकी है? कुछ ना कुछ रीजन तो इसके पीछे रहा होगा। अगर यहाँ की भी आज के सत्र की भी बात करूं तो सुबह बीजेपी ने प्रदर्शन किया है यहाँ पे। सुखू भाई 10 गारंटियां किथे पाई, सुखू भाई 10 गारंटियां किथे पाई। और कांग्रेस की गारंटियों को लेकर बाकायदा एक तरह से एप्रन्स डाल के बीजेपी के नेताओं ने तमाम भी जो कांग्रेस की गारंटीज थी उनका जिक्र जनता के सामने किया कि भाई तुम लोगों ने ये गारंटी पूरी नहीं की। हिमाचल की जनता करे पुकार, नहीं चलेगी ये सरकार। हिमाचल की जनता करे पुकार, नहीं चलेगी ये नहीं की। ये शोर तो भाजपा ने बाहर भी मचाया हुआ है, सदन में भी यही शोर, सड़क पर भी यही शोर। फिर सदन की मौलिक जो माना जाता है कि सदन में ये चीजें होनी चाहिए, वो क्यों रुक गई? आखिर आप लोग चाहे बीजेपी के हैं या कांग्रेस के हैं, वो सदन को एक तरह से शक्ति प्रदर्शन स्थल, धरना प्रदर्शन स्थल क्यों बना देते हैं? आप आम लोगों से जुड़े मुद्दों की बात कीजिए, आप बेरोजगारी की बात कीजिए, आप अन्य मुद्दों पर बात कीजिए, आप स्वरोजगार पर बात कीजिए। नहीं, आप लोगों को वो सूट करता है, वो अच्छा लगता है जो आपकी पॉलिटिकल हेल्थ को कायम रखने में मददगार साबित हो। आम पब्लिक के लिए क्या मददगार होना है, शायद ना तो ये कांग्रेस के नेताओं के लिए अहम है और ना ही बीजेपी के नेताओं के लिए। एक ऐसा कदम बीजेपी भी बताए कि जो हल्ला उसने सड़क पे मचाया हुआ है या मचा रही है, उसी हल्ले को सदन के भीतर भी आप लोग उठा रहे हैं। क्या और समाज की कोई समस्या नहीं है? क्या समाज में कोई और मुद्दा नहीं है? खैर, ये फिर वही रिवाज है जो सियासतदान कायम रखते हैं। ना इस रिवाज को बदलने के लिए कांग्रेस कहती है, ना इस रिवाज को बदलने के लिए भाजपा कहती है। सहूलियत के रिवाज जो इनको एक तरह से सहूलियत प्रदान करने वाले हों, उन रिवाजों पर नेताओं की, हमारे कर्णधारों की नजर रहती है। खैर, आज मैं बात कर रहा हूं धर्मशाला की, कि धर्मशाला और लोअर हिमाचल को इस शीतकालीन सत्र से कितनी सी गर्माहट मिल रही है। आज की जो गर्माहट थी उसके हालात तो आपने देख लिए। अब मैं आता हूं एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल जो एंगल्स हैं इसमें, उसके ऊपर। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह ने इस विधानसभा भवन का निर्माण जो लोअर हिमाचल और अपर हिमाचल का एक भेदभाव की जो सोच थी उसको खत्म करने के लिए किया था। अच्छी शुरुआत थी, लेकिन वक्त के साथ कुछ चीजें ऐसी हुई कि ये शुरुआत जो थी वो वहीं पे थम के रह गई जहां पर इसको चलना शुरू करना था। ना एक तरह से जिसको ये कह सकते हैं विकास की कोई लॉ एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से लोअर हिमाचल में आई, ना कोई और चीज ऐसी नजर आई जिससे ये लगता कि लोअर हिमाचल में विधानसभा भवन ही नहीं है, बल्कि विधानसभा भवन की बदौलत लोगों को विकास की दौलत भी मिल रही है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये धर्मशाला है। धर्मशाला में कोई भी आए, और धर्मशाला नाम एक ऐसी चीज है जिसमें कोई भी आदमी ज्यादा देर तक नहीं ठहरता है। रात गुजारी, हफ्ता गुजारा, महीना गुजारा और निकल गए। यहां पर भी वही आलम है। आज की डेट में जो हुआ, आज जो हमने देखा विधानसभा के भीतर और बाहर, वो तो यही बता रहा है कि हालात सही नहीं है या फिर लोगों की हालत सही नहीं है। क्यों ऐसा एक मुंह भंग वाला माहौल यहाँ पर पैदा हो चुका है? सरकारों का रवैया ऐसा रहा है कि ये धर्मशाला को नाम पर नाम देती रही है। कोई आया सेकंड कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश बोल गया, कोई आया सेकंड स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश का तमगा दे गया, किसी ने आया तो कहा कि इसको हम एजुकेशन हब बना देंगे प्रदेश का। लेकिन सबक तो लोअर हिमाचल की जनता हर शीतकालीन सत्र में सीखती रही है कि नेतागण हमें सबक क्या देना चाहते हैं। स्वागत करवाइए, आइए जाइए। सबसे बड़ी बात यह भी आती है कि धर्मशाला के भीतर जब ये सत्र आता है तो एक बात यह कही जाती है कि इस पर करोड़ों रुपया खर्च हो जाता है। करता कौन है? आम आदमी खर्च करता है इसको? नहीं, तमाम एडमिनिस्ट्रेटर्स,
ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स और हमारे नेता, ये तमाम इस खर्चे के हकदार होते हैं, जिनकी वजह से खर्चा होता है। हमारे प्रदेश में अक्सर ये जंग लगी रहती है कि हर कोई प्रदेश का नेता बनने के लिए हाथ पांव मारता रहता है। लेकिन क्या आज तक आपने ये सुना कि किसी नेता ने कहा हो कि मेरे धर्मशाला में 4 दोस्त भी हैं, 4 रिश्तेदार भी हैं, मैं उनके घर में रह लूंगा, मैं होटल का उपयोग नहीं करूंगा? अगर आप इतने बड़े नेता हैं तो धर्मशाला में रहिए, एक नया व्यवस्था परिवर्तन लेके आइए कि आप होटल्स में नहीं रहेंगे। ऑफिसर्स के लिए भी यही रह सकता है, उनके लिए सरकारी रेस्ट हाउस है, गेस्ट हाउस है, दूसरे हैं। खर्चे की बात आती है तो करोड़ों रुपया खर्चने की बात आती है, फूंकने की बात आती है। खर्च में शायद गलत बोल गया, फूंकने की बात आती है। तब तो कोई ना बीजेपी का नेता इनकार करता है कि मैं उस होटल में नहीं रहूंगा, मैं किसी दोस्त के घर में रह लूंगा, रिश्तेदार के घर में रह लूंगा। सेम हालात कांग्रेस के लोगों के साथ होते हैं। कई प्रदेश स्तर के नेता बनने की जो एक तरह की गीदड़ भभकी कहूंगा मैं, ये मारते रहते हैं कि मैं प्रदेश का नेता हूं। कांगड़ा के भी मैं नेताओं से ये पूछना चाहूंगा कि क्या आपके पास कोई ऐसा कोई नियर एंड डियर नहीं है जिसके घर में आप रुक सकें? आम जनता तो अब आप लोगों से मिलने से कतराने शुरू हो चुकी है। नजारा आज का जो पहला दिन है शीतकालीन सत्र का, वो ये बता रहा है कि मोह भंग जनता का हो चुका है। अब कहेंगे कि मोह भंग तो सत्ता पक्ष के साथ ही होगा, विपक्ष के साथ क्यों होगा? क्योंकि काम तो सत्ता पक्ष ने करना होता है। यहाँ पे ये भी कहा जा सकता है कि कांगड़ा से अगर मंत्री नहीं बनाए तो पॉलिटिकली यूज करनी है कोई चीज, तो पॉलिटिकल लोग उसको अपने लिहाज से यूज करते हैं, ना कि पब्लिक बेनिफिट के लिहाज से। तो क्या आम जनता इन सारी चीजों पर यूज होने के लिए, यूज एंड थ्रो वाली जो एक कहावत है अंग्रेजी की, उसके लिए है? नेताओं का कुछ नहीं ज्यादा, इनके लिए व्यवस्था है, इनके लिए सब कुछ है। आम आदमी के लिए क्या है? सिर्फ वादे इरादे जो आप लोग करेंगे, दिखाएंगे, इसके अलावा कहां पे क्या हो रहा है? तो चिंतन की जरूरत जरूर है। आम लोगों को भी इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए कि ये हालात पनपे तो क्यों पनपे, उनके मन में अगर अलगाव की भावना पैदा हुई तो क्यों हुई। दूसरी तरफ नेताओं को भी ये देखना चाहिए कि जिनके सिर पर आप इतनी, एक तरह से मैं यही कहूंगा कि मौजूदा जो माहौल है कि राज कर रहे हैं, जिनके सिर पर आप राज कर रहे हैं, उनको भी कोई राज करने जैसी फीलिंग आप लोग देंगे? अब तो आपके उस दरबार में भी लोग नहीं आना चाह रहे जो दरबार लोकहित के लिए सजता है, जिसमें लोकहित में बनने वाली योजनाओं की चर्चा होती है। चर्चा होती है तो सिर्फ बाइकआउट की, चर्चा होती है तो आरोप प्रत्यारोप की। इसमें आम आदमी का कितना सा भला है? इस बार शीतकालीन सत्र में बवाल भी बहुत है, सवाल भी बहुत है। सवाल जनता की तरफ से हैं, बवाल जो है वो सियासत की तरफ से है। तय आप कीजिएगा कि मैंने सही कहा या गलत। धन्यवाद।